हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो बेसिकली इसका पहले का जो लेक्चर हुआ था तो उसके अंदर हमने जो न्यूमेरिकल्स लिए थे उसमें एक थोड़ा सा करेक्शन था कि इसके पहले जो 13th नंबर का लास्ट प्रॉब्लम होता वो एक्चुअली 16th नंबर का प्रॉब्लम है हमारे बुक के अंदर, लेकिन गलती से मैंने उसको 13 नंबर पे लिख लिया। तो अब देखो एक्चुअली 13 नंबर का प्रॉब्लम क्या है, तो वो भी प्रॉब्लम बुक में इसलिए कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं है, उसका भी सोल्यूशन हुआ है, सिर्फ आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने बोल दिया। तो अब देखेंगे 13th नंबर का प्रॉब्लम। अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स एसएचएम ऑफ पीरियड 4 सेकंड, यानी कि यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम के बारे में बताया गया और जो सिंपल पेंडुलम होगा इसका टाइम पीरियड बताया गया कि टाइम पीरियड इक्वल्स टू 4 सेकंड। ओके, नो प्रॉब्लम। हाउ मच टाइम आफ्टर क्रॉसिंग द मीन पोजिशन, यानी कि यहाँ पे कुछ तो भी वो पूछने वाला है कि जब मीन पोजिशन क्रॉस होगा उसको क्रॉस करने के बाद जो टाइम लगेगा, वहां पे कुछ पूछा है रिलेटेड टू द टाइम। मीन पोजीशन, विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब बी 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट 1/3 हो जाएगा आफ्टर द मीन पोजीशन तो उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए कितना समय लगेगा वो पूछा गया। यानी कि अगेन वी हैव आस्क अबाउट द टाइम। जो पहला टाइम है दैट इज टाइम पीरियड और जो सेकंड टाइम है वो हमसे पूछा गया है कि जब मेन पोजीशन के आगे किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्प्लेसमेंट अगर एम्पलीट्यूड के 1/3 हो तो उस वक्त कितना टाइम लगेगा। तो हमें एक कंडीशन दिया गया x दैट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज 1/3 दैट इज 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड। तो एक बेसिक कंडीशन है, ठीक है। तो देखेंगे तो अब हमें बेसिक फॉर्मूला पता है कि x इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है a साइन ओमेगा टी। ओके, ए साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा तो पता नहीं है लेकिन टाइम पीरियड पता है, इसलिए हम ओमेगा का यूज उसमें कर सकते हैं। जो एक्स था, एक्स का वैल्यू 1/3 ऑफ एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा जो था इसको लिखेंगे 2π/t इंटू जो टाइम पे बेसिक टाइम है वो टाइम भी। अब देखो टाइम पीरियड का वैल्यू 4 सेकंड, तो इसके अंदर वैल्यू रखेंगे ए गेट कैंसल, 1/3 इक्वल्स टू साइन 2π/4 इंटू ये वाला टी स्मॉल टी। सो 1/3 इक्वल्स टू साइन यहाँ पे हो जाएगा π/2 इंटू टी। तो हमें ये टाइम टी निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स निकालने के बाद साइन इनवर्स ऑफ 1/3 इक्वल्स टू π/2 इंटू टी। ओके, साइन इनवर्स ऑफ 1/3 इक्वल्स टू π/2 इंटू टी। तो साइन इनवर्स 1/3 ये तो आपको ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एक नेक्स्ट स्टेप साइन इनवर्स 0.33। ओके, यही चलेगा 0.33, इसका आपको साइन इनवर्स लेना है। तो आप बेसिकली अगर इसका साइन इनवर्स लेते हो तो वो 19 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। आप देख लो एक बार लॉग टेबल में, तो ये जब इसका साइन इनवर्स लेते हो तो इट विल बी क्लोज टू द 19 पॉइंट समथिंग। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 20 कंसिडर कर देता हूँ, 20 डिग्रीज। ओके, 20 डिग्रीज इक्वल्स टू π/2 इंटू टी। तो हमें टाइम पीरियड चाहिए, टाइम पीरियड इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई पाई, लेकिन हमें टाइम सेकंड में चाहिए इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम π/180 से। तो ये जो आंसर मिलेगा हमें, ये आंसर हमें सेकंड्स में आ जाएगा। तो ये कन्वर्जन फैक्टर था, जो डिग्री था उसको कन्वर्ट करने के लिए। तो देखो पाई गेट कैंसिल, 29 180 और 2 डिवाइडेड बाय 9। सो टाइम पीरियड इज 2 डिवाइडेड बाय 9 सेकंड। इसको भी आप अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो ये आ जाएगा 0.22 चलेगा, 0.22 सेकंड्स। सो दिस इज द आंसर फॉर प्रॉब्लम नंबर 13। तो बेसिक स्टेप्स थे, कंडीशंस आप अच्छे से समझते जाओ और उस तरह से लिखते जाओ। बेसिकली एक एक वैल्यू पुट करना है, ये आंसर आपको पूरा अच्छे से आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 14th। Now problem number 14th is a simple pendulum performs SHM of length 100 सेंटीमीटर। एक हमें सिंपल पेंडुलम के बारे में बताया गया कि जिसका लेंथ 100 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट फाइंड रिस्टोरिंग फोर्स, और हमें रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में पूछा गया एक्टिंग ऑन इट्स बॉब ऑफ मास, और जो पेंडुलम वहां पे फिक्स है उसके ऊपर जो बॉब है उसका मास प्रोवाइड किया है 50 ग्राम। When displaced from its mean position is 3 सेंटीमीटर,
और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया गया कि 3 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट है। तो सिंपली यहाँ पे गिवन डाटा होगा हमारा। ओके, सो इन गिवन डाटा फर्स्ट लेंथ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। देखो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेंथ मेंशन किया गया एंड दैट इज 1 मीटर। जो लेंथ है सिंपल पेंडुलम का वो 1 मीटर है। अब ये क्या इंडिकेट करता है, सिंपली देखो यहाँ पे जब भी लेंथ 1 मीटर आता है यानी कि इसका टाइम पीरियड जो होगा ये होगा 2 सेकंड। किस तरह से, अब उसको मैं एक साइड में आपको ये बना के देता हूँ कि 2 सेकंड्स पेंडुलम जो था उसका टाइम पीरियड यहाँ पे हमने क्यों लिया। तो सबसे पहले देखो लेंथ कितना है हमारा 1 मीटर। सो बेसिक हमें टाइम पता है, टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, जो सेकंड पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड इंटू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाई जी, एज इट इज लिख देंगे, 2 टू गेट कैंसल। सो 1 इक्वल्स टू पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। ठीक है, यहाँ पे स्क्वेयरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट 1 इक्वल्स टू पाई स्क्वेयर इंटू एल डिवाइडेड बाई जी। अगर मैं इसे शिफ्ट कर देता हूं तो ये हो जाएगा g इक्वल्स टू एल इंटू पाई स्क्वेयर। अब बेसिकली देखेंगे तो g का वैल्यू आता है समथिंग 9.81 इक्वल्स टू एल इंटू पाई स्क्वेयर जो होता है दैट इज 3.14 स्क्वेयर। इसका स्क्वेयर करेंगे तो नियर अबाउट ये दोनों भी कैंसिल हो जाते हैं। सो एल इक्वल्स टू कितना बचेगा 1 मीटर। यानी कि जो सिंपल पेंडुलम जो सेकंड्स पेंडुलम होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है उसका लेंथ हमें कितना मिलता है अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर। यानी कि इस केस में हमें लेंथ कितना प्रोवाइड किया गया 1 मीटर। सो इसका मतलब यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा ये सेकंड्स पेंडुलम के बारे में बताया गया है और इसका टाइम पीरियड होगा 2 सेकंड का। तो आया ये बात समझ में। तो यहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया था 100 सेंटीमीटर लेंथ है उसके ऊपर से हमें पता चलता है कि इसका टाइम पीरियड होगा 2 सेकंड का। ये बात आप अच्छे से अपने दिमाग में डाल लो, क्योंकि अगर कहीं पे भी इस तरह का इक्वेशन आता है लेंथ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर तो समझ लो वहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2 सेकंड का। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन था इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। अगर पूछा भी जाता है तो आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर लोगे। तो आप देखेंगे आगे के पॉइंट्स इसमें क्या क्या प्रोवाइड किए गए हैं। ये तो हमारा कुछ प्रॉब्लम का पार्ट नहीं था लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट था। नाउ नेक्स्ट देखो, फाइंड रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट मास प्रोवाइड किया गया, मास इक्वल्स टू 50 ग्राम था, उसको कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -3 अब ये आ गया केजी में। ओके, एंड डिस्प्लेस सो x इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, जिससे लिखेंगे x इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। तो ये पूरा यूनिट कन्वर्जन हो गया। अब हमें रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करना है और रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए kx। तो हमारे पास k का वैल्यू नहीं है। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला क्या होगा रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला kx, x तो है लेकिन k नहीं पता। k का फॉर्मूला फिर देखना पड़ेगा। तो k का फॉर्मूला किस में छुपा होता है m ओमेगा स्क्वायर। ओके, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k बाय m, तो वहां से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ओमेगा भी नहीं है तो पहले इनिशियली हम कैलकुलेट करेंगे ओमेगा। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। ओके, तो टाइम इक्वल्स टू 2 सेकंड, सो ओमेगा बिकम्स पाई। यहाँ पे अगर हम वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, सो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा सिंपली पाई। ओके, तो ये आ गया ओमेगा का वैल्यू। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है k इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो हमें k पता है, मास भी पता है, एंड वी हैव फॉर्मूला फॉर f रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल्स टू -kx होता है, लेकिन सिंपली हम इसे लिखेंगे kx क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही निकालना है। तो आगे चल के ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर x। ओके, सो यहाँ पे फॉर्मूला वैल्यूज रख देंगे। मास 50 इंटू 10 टू पावर -3, 50 इंटू 10 टू पावर -3 इंटू ओमेगा का स्क्वायर यानी कि पाई स्क्वायर इंटू 3 इंटू 10 टू पावर -2, 3 इंटू 10 टू पावर -2। सो इसे सिंपली सॉल्व करने के बाद ये बन जाएगा 150 इंटू 10 टू पावर -5 इंटू पाई स्क्वायर। ठीक है,
तो आप इसे सिंपली कैलकुलेट कर दो। इसका अगर हम अप्रोक्सीमेटली 10 भी कंसिडर कर लेंगे, इसको 3.14 का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 10, तो ये आ जाएगा 1500 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन में। ठीक है, तो दिस इज द आंसर फॉर फोर्स, दैट इज द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द। तो ये हमने अप्रोक्सीमेटली आंसर निकाल लिया। अगर इसको शिफ्ट भी कर लेंगे तो भी ये आंसर आ सकता है। तो दिस इज द बेसिक आंसर, F इक्वल्स टू 1500 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। अगर आप इसे शिफ्ट करना चाहते हो 3 पॉइंट से, तो ये हो सकता है आपके बुक में 1.5 इंटू 10⁻2 न्यूटन इसके फॉर्मेट में आ जाएगा। सिर्फ 3 पॉइंट्स इधर शिफ्ट करना होगा। तो ये दोनों भी आंसर हो गए फॉर दिस प्रॉब्लम नंबर 14। नाउ प्रॉब्लम नंबर 15 इज फाइंड चेंज इन लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस फ्रॉम 9.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें चेंज इन लेंथ निकालना है। चेंज इन लेंथ मीन्स जो फाइनल लेंथ होगा उसमें से इनिशियल लेंथ माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा चेंज इन लेंथ। ओके, कब? जब ग्रेविटी चेंज हुआ। तो इनिशियल ग्रेविटी कितना था? दैट इज G1 है 9.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, एंड फाइनल ग्रेविटी इज G2 दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेसिकली ग्रेविटी चेंज हुआ तो लेंथ में चेंज होगा, लेकिन हमारा पेंडुलम कौन सा है? सेकंड्स पेंडुलम, यानी कि दोनों केसेस में कहा गया कि टाइम में कुछ भी बदलाव नहीं होगा, टाइम वही रहेगा, दैट इज 2 सेकंड्स। दैट इज कंडीशन इज T1 इक्वल्स टू T2। और चेंज क्या हुआ? तो ग्रेविटी की वजह से चेंज किस में आने वाला है? तो लेंथ में। तो दिस इज आवर बेसिक कंडीशन। तो अब देखो T1 इक्वल्स टू T2, तो हमें पता है फॉर्मूला T1 इक्वल्स टू √L डिवाइडेड बाई G। सो इसे लिखेंगे L1 डिवाइडेड बाई G1 इक्वल्स टू 2 पाई इंटू √L2 डिवाइडेड बाई G2। सो 2 पाई गेट कैंसिल। तो बेसिकली स्क्वायर लेने के बाद L1 अपॉन G1 इक्वल्स टू मिलेगा हमें L2 अपॉन G2। ओके, तो इसे सिंपली हम कन्वर्ट कर लेंगे L1 बाई L2, सॉरी यहाँ पे कर लेंगे हम L2 बाई L1, क्योंकि हमें सब्सट्रैक्शन करना आगे चल के। L2 बाई L1 इक्वल्स टू G2 डिवाइडेड बाई G1। ओके, सो G2 डिवाइडेड बाई G1, G2 का वैल्यू 9.8, G1 का वैल्यू 9.75। ओके, तो ये एक क्लोज डिवाइडेशन है, 9.80 डिवाइडेड बाय 9.75। अगर बेसिकली मैं मेरे टेक्निक से कर दूंगा तो ये आंसर 1 आ जाएगा, लेकिन वैसे करेंगे तो यहाँ पे लेंथ में आपको कुछ भी चेंज नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे आपको पूरा डिवाइड ही करना पड़ेगा। 9.80 डिवाइडेड बाय 9.75, इस डिवाइडेशन को आप कंप्लीट कर लो। डिवाइडेशन को कंप्लीट करने के बाद मोस्टली ये वैल्यू जो आएगा ये 0 नहीं, 1.1 से डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा। 1 पॉइंट, फिर बचेगा ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 980 डिवाइडेड बाय 975, तो 5 बचेगा। तो फिर डेसिमल पॉइंट, और एक 0 लेंगे तो वो हो जाएगा 50, और एक 0 लेंगे तो हो जाएगा 500, 1.00, और एक 0 लेंगे तो हो जाएगा 5000, तो ये आ जाएगा 1.005। ओके, इट विल बिकम्स 1.005 L2 डिवाइडेड बाय L1 का वैल्यू। ओके, सो नाउ अब हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 फ्रॉम बोथ साइड, सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड। ओके, सो L2 डिवाइडेड बाय L1 माइनस L1 इक्वल्स टू 1.005 माइनस 1। ओके, तो इसको डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा, अरे यहाँ पे 1 था, सो वी कैन राइट L2 डिवाइड माइनस L1 डिवाइडेड बाय L1 इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 0.005। सो L2 माइनस L1 दैट इज अ चेंज इन लेंथ इक्वल्स टू 0.005 L1। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। चेंज कितना होगा? तो चेंज इज इक्वल्स टू 0.005 टाइम्स L1। लेकिन अगर हम हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि सेकंड्स पेंडुलम का लेंथ जनरली बेसिकली 1 मीटर होता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.005, क्योंकि L1 का वैल्यू हमने कितना कंसिडर किया? 1। तो दोनों आंसर्स आपके लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। दैट इज प्रॉब्लम नंबर 15। नाउ वी विल सी टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर
16। नाउ प्रॉब्लम नंबर 16 तो हमने इसके पहले लेसन में ही बाय गलती से ले लिया था। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रॉब्लम नंबर 17। तो देखो प्रॉब्लम नंबर 17 क्या है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रॉब्लम है और समझने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन सिंपल है। देखो, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, ओके, एक पार्टिकल जो लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है ऑफ पीरियड 2 सेकंड, ओके 2 पाई सेकंड सॉरी। तो हमें गिवन डाटा कहा गया कि जो टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड है 2 पाई सेकंड, ओके। अबाउट मेन पोजीशन, कोई तो भी पार्टिकल है जो मेन पोजीशन ओ के आसपास लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा था, इज ऑब्जर्व टू हैव अ स्पीड ऑफ b इंटू रूट 3, यानी कि उसका जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी है b अंडर रूट ऑफ 3 व्हेन एट अ डिस्टेंस b मीटर फ्रॉम o, यानी कि इसका जब डिस्टेंस b होगा, यानी कि x इक्वल्स टू b डिस्टेंस होगा, उस वक्त जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी होगा b बाय रूट 3 फ्रॉम o। इफ, अब नेक्स्ट कंडीशन है यहां से, इफ पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम o एट दैट इंस्टेंट, अगर समझो कि उस टाइम पे पार्टिकल o से अवे जा रहा है, फाइंड टाइम रिक्वायर्ड बाय पार्टिकल टू ट्रैवल अ फर्दर डिस्टेंस b, यानी कि अगर जो पार्टिकल वो ओ से आगे जाने वाला, और कितना डिस्टेंस आगे जाने वाला है तो फर्दर डिस्टेंस b, तो उसको आगे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हमसे पूछा गया। ठीक है, नहीं समझा तो बेसिकली डायग्राम से समझते। इस समझो हमारे पास ये वाला मेन पोजीशन है ओ, ओके, और टाइम पीरियड तो होगा इसमें, टाइम पीरियड का कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब समझो कि ओ से आगे जो डिस्टेंस था, यहां तक का डिस्टेंस, यहां तक का डिस्टेंस है b, और इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी है b रूट 3, ओके। उस पार्टिकल का जो वेलोसिटी था वो वेलोसिटी था b रूट 3। अब समझो o से यहां तक आने के लिए जिस इस पार्टिकल को जो टाइम लगा वो टाइम हम कंसिडर करेंगे t1। अब सेकंड केस में क्या हुआ, इफ पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम o, यानी कि ये पार्टिकल o की तरफ नहीं आने वाला, o से आगे जाने वाला है, ओके। इसलिए उन्होंने कहा कि मूविंग अवे फ्रॉम o एट दैट इंस्टेंट, उसी समय पे फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय पार्टिकल टू ट्रैवल अ फर्दर डिस्टेंस b, यानी कि इसके आगे अगर पार्टिकल सेम डिस्टेंस b ट्रैवल करता है तो यहां से यहां तक जाने के लिए उसको जो टाइम लगेगा वो टाइम आपसे पूछा गया। समझो इनिशियल यहां से यहां तक जाने के लिए अगर टाइम t2 लगता है, टोटल टाइम t2, तो आपसे पूछा गया कि सिर्फ इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए टाइम कितना लगेगा, यानी कि अगर आपको टाइम t निकालना है तो उसके लिए क्या बनेगा डायग्राम से, t2 माइनस t1 आपको निकालना है, t2 माइनस t1, यानी कि सिंपली जब पार्टिकल O से फर्स्ट पॉइंट तक आया उसके लिए कितना टाइम लगा t1, वो आपको निकालना होगा। फिर O से जब पॉइंट पार्टिकल सेकंड डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है b प्लस बी, 2b डिस्टेंस करेगा, तब कितना टाइम लगेगा वो हमको निकालना है, यानी कि 2b के ऊपर का टाइम आपको निकालना है। तो देखो आपको t1 t2 निकालने होंगे। अब ये t1 t2 होते कहाँ पे है, ये होते साइन के साथ या तो फिर कॉस के साथ, यानी कि साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, उसके अंदर का जो t है तो वो वाला t यानी कि t1 t2 है, ओके। साइन ओमेगा, तो हमें ओमेगा भी निकालना पड़ेगा, ओके। तो हमें हमारे पास टाइम पीरियड है, सो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, इट बिकम्स 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम का वैल्यू अगेन 2 पाई, सो इट बिकम्स 1 रेडियन पर सेकंड, ओके। तो ये आ गया ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा इक्वल्स टू 1 रेडियन पर सेकंड, ओके। यहाँ पे ओमेगा का काम हो गया। अब हम देखेंगे कि बेसिकली वेलोसिटी कितना है मेरे पास b बाई रूट 3 और डिस्टेंस कितना है x, तो हम अब यहाँ पे वेलोसिटी का इक्वेशन यूज करेंगे। देखो वेलोसिटी का बेसिक इक्वेशन क्या होता है, वेलोसिटी का इक्वेशन ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ओके। ओमेगा का वैल्यू 1, वेलोसिटी का वैल्यू b रूट 3, ओके, इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर एज इट इज ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ओके। एक्स का वैल्यू हमारे पास है कि उस वक्त एक्स कितना है b, सो इट इज रिटन एज b स्क्वेयर, ओके। अब हम स्क्वायर निकाल लेंगे, तो 3b इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 3b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर इक्वल्स टू
ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3b में से एक भी चला गया 2b स्क्वायर। ओके, सो ए स्क्वायर सॉरी ये हो जाएगा 4b स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 4b स्क्वायर। सो ए इक्वल्स टू 2b, यानी कि जो एम्पलीट्यूड होगा वो एम्पलीट्यूड आपको कितना मिला 2b, यानी कि पार्टिकल मैक्सिमम यहाँ तक ही जा सकता है, इसके आगे नहीं जा सकता, क्योंकि एम्पलीट्यूड आ रहा है वो 2b मीन्स एम्पलीट्यूड, और वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा मैक्स। आया समझ में? वहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो होगा मैक्स, जिसके अंदर आपने इक्वेशन निकाला कि आपको अब एम्पलीट्यूड के बारे में पता है। ओके, एम्पलीट्यूड पता चल गया, यहाँ पे ओमेगा पता चल गया है, और हमें निकालना है टाइम। तो अब टाइम कैसे निकालेंगे? तो टाइम के लिए बेसिक इक्वेशन है सेकंड वेलोसिटी का, हमारे पास वेलोसिटी का सेकंड बेसिक इक्वेशन है ए ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। ओके, तो जो वेलोसिटी था v हमें पता है b बाई रूट थ्री, b इंटू रूट थ्री इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड 2b इंटू ओमेगा 1 इंटू कॉस ओमेगा का वैल्यू यहाँ से फिर से 1 इंटू टी, तो ये होगा कॉस टी। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है हमें। सो बी गेट कैंसल। ओके, तो रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू कॉस टी, ये इनिशियल वेलोसिटी था, पहला वाला वेलोसिटी, तो इसके लिए टाइम कितना कंसिडर किया था हमने t1, तो ये हो जाएगा t1। तो आपको निकालना है t1, सो t1 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ रूट 3 बाई 2, कॉस इनवर्स ऑफ रूट 3 बाई 2। T1 equals to cos inverse root 3 by 2. Okay, so T1 becomes cos inverse root 3 by 2 means 30 degree. Okay, 30 degree means pi by 6. Okay, so this is the value for T1 equals to pi by 6 second. Okay, तो अब हम निकालेंगे T2. ओके, T2 कहाँ पे निकालना है? जब हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा 2b, दैट इज x इक्वल्स टू 2b। सो व्हेन x इक्वल्स टू 2b आपको निकालना है T2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो बेसिक फॉर्मूला x इक्वल्स टू क्या होता है a साइन ओमेगा t, तो इसको लिखेंगे T2। ओके, तो x का वैल्यू 2b, a का भी वैल्यू 2b, साइन ओमेगा का वैल्यू 1 था, और T2 का वैल्यू यहाँ पे एज इट इज T2, तो 2b गेट कैंसल। सो यहाँ पे साइन T2 इक्वल्स टू आने वाला है 1, सो T2 कितना हो जाएगा दैट इज 90। ओके, सो इट बिकम्स पाई बाई 2। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए T2 माइनस T1, हमें सिर्फ इतना ही T निकालना है, टोटल T T2 होता है, और हमें चाहिए सिर्फ इतना, तो यहाँ पे T इक्वल्स टू T2 माइनस T1, T2 कितना था पाई बाई 2 दैट इज 90 डिग्री, माइनस T1 कितना है पाई बाई 6 दैट इज 30 डिग्री, तो 90 डिग्री में से 30 डिग्री चला गया तो कितना बचेगा 60 डिग्री दैट इज पाई बाई 3। सो टाइम पीरियड T इक्वल्स टू पाई बाई 3 सेकंड। तो ये था बेसिक प्रॉब्लम नंबर 17। आप इसे अच्छे से पढ़ लो, और जो इक्वेशंस मैंने लिखे उनको धीरे धीरे एक एक कंडीशन समझो, तो ये आसानी से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 18 इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m1 सस्पेंडेड फ्रॉम अ लाइट स्प्रिंग इज t। यानी कि देखो हमारे पास एक पेंडुलम है, पेंडुलम ने एक बॉडी दिया है जिसका मास m1 है। ओके, यहाँ पे एक सिंपल गिवन लिखते जाएंगे कि बॉडी हैविंग मास m1, और उसका टाइम पीरियड बताया गया है कि उसका टाइम पीरियड है t। ओके, नाउ व्हेन बॉडी ऑफ मास m2 इज टाइड टू द फर्स्ट बॉडी, यानी कि जिसका मास m1 है उसको अब m2 अटैच करेंगे तो उसका मास बढ़ेगा, तो मास कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। तो उस केस में उसका टाइम पीरियड कितना हुआ, एंड सिस्टम इज मेड टू ऑसिलेट द पीरियड इज 2t, तो उसका टाइम पीरियड जो हुआ वो हुआ 2t। ओके, कंपेयर द मासेस m1 एंड m2, आपको मासेस को कंपेयर करने के लिए कहा। कंपेयर यानी कि आप उसका रेशो निकाल सकते हो m1 अपॉन m2 कितना होता है, तो ये आपको पूछा गया। तब देखो बेसिकली हमारे पास टाइम पीरियड उसका फॉर्मूला पता होता है, या तो फिर ओमेगा, ये हमें इस केस में लगने वाला है। यहाँ ओमेगा इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ k बाई m। ओके, एंड ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई t, सो वी कैन राइट
2 पाई बाई टी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम। ओके, तो यहाँ पे ये बेसिक कंडीशन हो गया। तो यहाँ से अगर हम टाइम का फॉर्मूला बनाएंगे, सो फॉर्मूला फॉर टाइम बिकम्स 2 पाई divided by under root of k by m, and it becomes 2 pi into under root of m divided by k। तो ये बेसिक फॉर्मूला बना टाइम के लिए कि जिसके अंदर क्या था, मास था। अब दोनों केसेस में जो भी स्प्रिंग है उसको तो कन्वर्ट नहीं किया, इसलिए k क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। k बिकम्स कांस्टेंट, 2 पाई भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। सो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ m। तो यहाँ पे हमें पता चलता है देयरफॉर t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m। तो अब देखो हमारे पास दोनों टाइम सेम एंड मासेस भी है, तो वी कैन राइट t2 अपॉन t1 अपॉन t2 इस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1 अपॉन सेकंड मास कितना था, m1 प्लस m2। t1 बाई t1 का वैल्यू t, t2 का वैल्यू 2t, सो t अपॉन 2t इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ m अपॉन m1 प्लस m2। सो टी गेट कैंसिल। अब स्क्वायर करेंगे बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद हमें मिलेगा 1/4 इक्वल्स टू m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, तो ये आ गया कंडीशन। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज करने के बाद ये हो जाएगा 4m1 इक्वल्स टू m1 प्लस m2। ओके, तो m1 इस साइड ले लेंगे तो 3m1 इक्वल्स टू m2। सो अब हमें फाइनली रेशो निकालना है, तो देखो अब रेशो m1 डिवाइडेड बाय m2, सो 3m1 डिवाइडेड बाय m2 इक्वल्स टू 1। तो सो m1 बाय m2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/3। सो मासेस का जो रेशो हो जाएगा वो रेशो हो जाएगा 1:3। तो ये हो गया, हमने कंपेयर कर लिया मासेस को। तो ये था बेसिक फॉर प्रॉब्लम नंबर 18।